प्रणाम आप सभी को, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को शेयर करने के बाद भी इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं सुप्रिया प्रियदर्शनी, आई थिंक मतलब मेरा रियल नेम सुप्रिया चतुर्वेदी है और मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ। बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैंने अपना परिचय देना ही उचित समझा। बेसिकली तो मेरा जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन मेरी स्टडी लखनऊ से हुई है। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन और मैंने कथक और म्यूजिक की तालीम लिया है। एक दौर था कि जब यूपी में हम 9-10 बजे बाद लड़कियां सेफ़ नहीं महसूस करती थी, पर अब मैं उस लखनऊ में जाती हूँ, अपने यूपी में जाती हूँ, तो बहुत ही मतलब बेफिक्री से बिंदास होके, थोड़ा आउटफिट भी हमारा मॉडर्न भी होता है, बट फिर भी हम बहुत अच्छे से प्राउडली घूमते हैं, कोई डर नहीं लगता है। और इसका पूरा श्रेय हमारे नेता, हमारे सीएम योगी जी को जाता है। वैसे तो हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है नेता, और मैं तो वैसे किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट पहली बार मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकती हूँ कि आई एम बिग फैन फॉर योगी बाबा, और जैसे उनको लोग आजकल बुलडोजर बाबा भी बोलते हैं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ऐसे ही इंसाफ होना चाहिए। जब आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें दिख रही हैं तो उनको का जजमेंट भी ऑन द स्पॉट होना चाहिए। और इस काम को देख के मैं सच में बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो ये चुनाव का महापर्व चल रहा है यूपी में, जो लोग भी कहीं भी स्टेट से बाहर हैं, भारत से मतलब यूपी में नहीं है, यूपी में रहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने स्टेट आएँ और अपना बहुमत, अपना वोट अपने योगी जी को दे। बीजेपी को दे या ना दे मुझे नहीं पता, हाँ, बट योगी जी को जिताना है, ये मेरा मतलब आप लोगों से गुजारिश है। चाहे योगी जी किसी पार्टी से हो, पर मैं योगी जी के काम की तारीफ़ करती हूँ, मैं उनकी फ़ैन हूँ। मैं चाहे शायद वो किसी और पार्टी से भी होते और ऐसे काम करते, तो भी मैं आप लोगों से ये अपील कर सकती थी, और करती भी और कर भी रही हूँ। तो अगर बहुत सारे लोग के क्वेश्चन होंगे इसमें कि आप योगी जी को ही क्यों सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका थोड़ा सा नहीं, बहुत ही बड़ा रीज़न है। मैं खुद एक बेटी हूँ, किसी की माँ बनूँगी, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं एक लड़कियों के। तो आज जब हम लखनऊ में जाते हैं तो एक बहुत अच्छा वहाँ पे रूल्स है योगी जी के द्वारा कि अगर लड़की अकेले कहीं जा रही है, अनसेफ फील कर रही है, तो आप कॉल करिए, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कोई आएगी गाड़ी, आपको घर तक ड्रॉप करेगी। पर ऐसा कभी नौबत नहीं आया मुझे लखनऊ में। मैं लेट नाइट शूट पे भी जाती हूँ तो, क्योंकि इतना मतलब पुलिस चारों तरफ चौकन्ना रहती है कि कोई मनचले छेड़ने को नहीं राजी होते हैं, डरते हैं योगी बाबा के जजमेंट से और इंसाफ से। तो इसलिए मेरा आमतौर पे जो सूरज है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ ढलता है, लेकिन जो चुनाव का सूरज है वो पश्चिम से उगता है और धीरे धीरे पूरब में जाकर ढल जाता है। चुनाव राजनीति है तो कुछ उल्टा होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ते हुए अपने 5वें चरण में पहुंच चुका है, और 2 चरणों के बाद चुनाव ख़त्म होगा। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम होंगे। जिस समय चुनाव शुरू हो रहा था उस समय ये लग रहा था कि पूरा जो चुनाव है योगी आदित्यनाथ के विरोध पे होगा। बहुत सारी जो पार्टियां थीं उनका भी यही प्रयास था कि पूरा चुनाव किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चला जाए, जनता उनके खिलाफ हो और उनके खिलाफ वोट करे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन गया, और कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के जो नंबर थे वो सबसे ज़्यादा थे। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्रियों के यूएसपी यानी जो उनका सबसे बेस्ट काम था उसकी चर्चा की जाए तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सबसे टॉप पे आते हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नहीं है। 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उत्तर प्रदेश में डाकुओं की एक बहुत बड़ी समस्या थी। चंबल एक बहुत बड़ा गढ़ था ऐसे डाकुओं का जो अपहरण करते थे, फिरौती वसूलते थे और लोगों को मार देते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई जज थे, वो शिकार खेलने गए हुए थे और वहाँ
कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, उनकी हत्या कर दी। 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक अभियान चलाया जो दस्यु विरोधी अभियान कहलाया, और वो एक ऐसा दौर था जब पहली बार कानून व्यवस्था का मुद्दा आगे बढ़ा। ये बात और है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सिर्फ 2 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करे, लेकिन उन्होंने जो एक पैटर्न बनाया, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने जो संदेश दिया, वो जनता को पसंद आया। कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में ऐसे 5 साल किसी भी मुख्यमंत्री को पूरा करने का वक्त नहीं दिया जाता था, और इसीलिए 2 साल में ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी उत्तर प्रदेश से के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह दस्यु उन्मूलन का अपना अभियान चला रहे थे, उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा अगर किसी ने खड़ी की थी, वो थे मुलायम सिंह यादव। उस समय समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था। मुलायम सिंह यादव लोकदल के नेता थे, और वो चंबल के डाकुओं को संरक्षण देते थे, अपराधियों को, दबंगों को संरक्षण देते थे। क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव इटावा से आते थे। पश्चिम का जो वो क्षेत्र है वो कानपुर से लेके और इटावा के आगे तक चंबल से जुड़ा हुआ था, तो चंबल के जो अपराधी थे उनको मुलायम सिंह संरक्षण देते थे। यही वजह थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं बने, दोनों एक दूसरे को खटकते रहे। बाद के कुछ दिनों में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं रह पाए। मुलायम सिंह यादव का ये जो दबंगों को संरक्षण देने का कार्य था, ये आगे भी जारी रहा, और उन्होंने अपने कुछ कामों से इसको दिखाने की भी कोशिश की। 1990 में जब अयोध्या आंदोलन हुआ, मुलायम सिंह यादव ने वहाँ के कार्यसेवकों पर गोली चलाई, और एक मुस्लिम वोट बैंक उनको मिला, जिसके बाद उनका नाम मुल्ला मुलायम पड़ा, और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना भी कर दी। समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के बाद भी मुलायम सिंह ने ये संदेश देना जारी रखा कि वो अपराधियों और बाहुबलियों का संरक्षण करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने चुनाव किया दस्यु सुंदरी कही जाने वाली फूलन देवी का। फूलन देवी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो वो खुद महिला डकैत थी, जेल में बंद थी, और उन्होंने बहमई में 21 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। 2 संदेश मुलायम सिंह यहाँ देना चाहते थे, एक तो ठाकुर विरोध का, और दूसरा संदेश उनका था अपराधियों को संरक्षण देने का। 1994 में जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फूलन देवी के मुकदमे वापस ले लिए और उनको जेल से रिहा करा दिया। इसके बाद फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, और 1996 में फूलन देवी सांसद बनी। जेल से एक महिला डकैत को निकालकर सांसद बनाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। ये जब काम उन्होंने किया, उस समय उन्होंने तर्क दिया कि वो सताई हुई पिछड़ी जाति की, अति पिछड़ी जाति की, मल्लाह जाति की महिला थी, उनका उद्धार किया। अगर देखिए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो पिछड़ी जाति की थीं, उनमें से कितनों को सांसद मुलायम सिंह ने बनाया, ये एक प्रश्न है। मुलायम सिंह यादव ने क्षत्रिय विरोध पर फूलन देवी को सांसद बनाया, ताकि ये संदेश जाए कि मुलायम सिंह यादव अपराधियों को संरक्षण भी देंगे और क्षत्रियों का विरोध भी करते रहेंगे। ये सिलसिला आगे भी चला। मुलायम सिंह यादव जब बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं 2004 में, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में एक अपराधीकरण होता है। मुख्तार अंसारी को संरक्षण मिलता है। 2005 में ही जो मऊ का दंगा होता है, उत्तर प्रदेश के जिन दंगों को सबसे ज़्यादा भयंकर दंगे माने जाते हैं, उनमें मऊ का भी एक दंगा है, और उस दंगे में मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया था। वहाँ भी जातीयता वही थी, विरोध का स्वर वही था कि सवर्णों को एक तरीके से मुख्तार अंसारी के नीचे दबा कर रखने की योजना थी, जिसके नाते मुख्तार अंसारी को मुलायम सिंह ने संरक्षण दिया। 2007 का जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला था, उस समय मुलायम सिंह यादव की छवि बहुत खराब हो गई थी अपराध को लेके, कानून व्यवस्था को लेके। ऐसे में जो उनके सारथी थे, जो उनके साथ थे, अमर सिंह, उन्होंने अपने दोस्त
फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के माध्यम से एक अभियान शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि अपराध है यहाँ कम। इस विज्ञापन की शूटिंग अमिताभ बच्चन ने वाराणसी में गंगा घाट के किनारे की, और ये उस समय का सबसे महंगा विज्ञापन था अमिताभ बच्चन ने जिसको किया था। ये विज्ञापन अभी शूट होकर ऑन एयर भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले इसकी चर्चा शुरू हो गई, और ये चर्चा इस कदर हुई कि फिर कानून व्यवस्था एक तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव का मुद्दा बन गया। नतीजा क्या हुआ कि मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए और मायावती 2007 में पूरे बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो गई। मायावती की 5 साल सरकार चलती है। 2012 में जब दोबारा चुनाव होते हैं, मायावती पर भ्रष्टाचार और दूसरे तमाम मुद्दे थे। इस नाते समाजवादी पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती है 2012 में। 2012 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव को मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो जस की तस रही। 2013 का मुजफ्फरनगर का जो दंगा है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में भूलने वाला नहीं है। ये दंगा अखिलेश यादव के राज में हुआ था। वहाँ भी कानून व्यवस्था एक मुद्दा था। 5 साल सरकार उनकी चलती है, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गिर जाती है, चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 5 साल योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे किए। इस 5 साल के दौरान योगी आदित्यनाथ की जो छवि थी वो कठोर प्रशासक के रूप में उभर के आई। अब तक जिन मुख्यमंत्रियों का नाम लिया जाता था, जिनकी समय में कानून व्यवस्था अच्छी रहती थी, उनमें कल्याण सिंह का नाम, मायावती का नाम लिया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम अब उसके ऊपर हो गया। जनता के बीच, जनमानस में उनकी एक ऐसी छवि बनी कि लोग उनको बुलडोजर वाले बाबा के रूप में जानने लगे, और ये छवि पूरे 5 साल बनी रही। विपक्ष को लग रहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ की छवि खराब नहीं की गई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, तो उसकी हार तय है। इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तरीके के आरोप लगाए। उनको जातिवादी कहा, उनको मुस्लिम विरोधी कहा, उनको ये कहा गया कि भाई ये इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पसंद नहीं करते। वहाँ तमाम तरीके के झगड़े कराने की कोशिश की गई, उन झगड़ों को जनता के बीच लाने की कोशिश की गई। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ 2022 का पश्चिम से, तो वहाँ पर ये पता चल गया कि भाई बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ आ चुकी थी, और वहाँ से उन्होंने समाजवादी पार्टी को दंगावादी पार्टी कहते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा और 5वें चरण तक आ गया। 5वें चरण तक आते आते अवध का क्षेत्र है, वहाँ भी एक अटैक योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी करती रही, और उसका खामियाजा ये रहा कि जो जनता थी, जनमानस थी, आम लोग थे, वो योगी आदित्यनाथ के गुण गाने लगे, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना दिल से नहीं जुड़े थे, लेकिन जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की बात आई वहाँ पे वो मुखर हो गए। छोटा सा उदाहरण है डिम्पल यादव का, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग पर टिप्पणी की। उसके बाद जो संत समाज था वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ा हो गया और डिम्पल यादव का विरोध होने लगा। ये वो दौर था जब अयोध्या का चुनाव होने वाला था, और अयोध्या के संत, जो हो सकता था किसी कारण से योगी आदित्यनाथ से नाराज होते, लेकिन जब भगवा रंग पे टिप्पणी हुई तो अयोध्या से लेकर और हरिद्वार तक जितने संत थे वो सब मुखर हो गए और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आ गए। ये उदाहरण इसलिए कि जैसे जैसे समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमले शुरू किए, उनको कटघरे में लेके, उनको केंद्र में लेकर खिलाफत शुरू की, वैसे वैसे जो जनता थी उनके साथ खड़ी हो गई। ये पहली बार है कि सोशल मीडिया पर आम जनता के बहुत सारे ऐसे वीडियोस रोज़ देखने को मिलते हैं जिसमें वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है। बुलडोजर वाले बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं, और इसका असर सिर्फ विपक्ष और जनता ही नहीं देख रही, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है। पश्चिम से निकलकर जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो पहुंचते हैं पूरब,
प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा है। ये काम कभी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करने वाले लोग बार बार ये कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो योगी को पसंद नहीं करते और वो हटाना चाहते हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं पर भी इस तरीके का कोई मतभेद नहीं दिखाई दिया। ये काम विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ वो फेल हुआ और पूरा चुनाव एक तरीके से देखिए तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उनकी जो कानून व्यवस्था है उस पर लड़ा जा रहा है और जो उनकी बुलडोजर वाली छवि है उस पर लड़ा जा रहा है। अब आगे देखना है कि चुनाव परिणाम क्या होते हैं, लेकिन जो उनकी छवि है वो कुशल प्रशासक की है, निश्चित तौर पे जनता को पसंद आ रही है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जनता बढ़ चढ़कर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार भी कर रही है, तारीफ भी कर रही है और ये महसूस भी कर रही है कि उनके राज में वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों या लोग हों, व्यापारी हों, जो भी हैं वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके क्या परिणाम हैं ये 10 मार्च को पता चलेंगे।